और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बस ने कार को मारी टक्कर, कार कई बार पलटी। NHAI अधिकारी के पुत्र समेत 2 घायल। कार टकराकर पलटने के बाद से ट्रैक्टर से जा भिड़ी बस और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। कार का ऊपरी हिस्सा और टायर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। दूसरी कार रेलिंग से टकराई, बड़ा हादसा टला। एयरबैग खुलने से बची दोनों की जांच। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगरा न्यू आगरा क्षेत्र का मामला। और आगरा से बड़ी खबर, जूता फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने पर मची अफरा तफरी। आग से फैक्ट्री को काफी नुकसान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आगरा थाना सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया का मामला। कैसे आग लगी है, क्या है? ये E12 करके है, यहाँ पे आग लगी। कृपा फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे जूते का निर्माण होता है, फुटवियर बनते हैं। तो इसमें आग की सूचना मिली, फायर सर्विस से सूचना मिलते ही जनपद के तीनों फायर स्टेशन ईदगाह, संजय पैलेस, शास्त्रीपुरम से गाड़ियाँ मौके के प्रस्थान में, सारे अधिकारी मौके पहुँच गए हैं। और शास्त्रीपुरम संजय पैलेस के एफएसओ साहब भी मौके पे हैं, ईदगाह के भी अधिकारी पहुँच गए हैं। आग कंट्रोल में है। सबसे जब से विभाग पहुंचा है, ऊपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पे ही सीमित रखा गया है। आग जो है कि बाकी फ्लोरों पे नहीं फैल पाई। आसपास की अगल बगल की जो फैक्ट्रियां हैं, नहीं, कोई कर्मचारी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब लोग सुरक्षित हैं। आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है और थोड़ा बहुत धुआं हुआ रह गया है। तो अभी 10-15 मिनट की और फायर फाइटिंग बची है। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि द ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय महासचिव अनूप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट के नेतृत्व में नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात की और उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा जनहित में 3 सूत्रीय मांग पर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और संस्था द्वारा मांग की गई कि जनपद में युवा पीढ़ी अत्यधिक नशे में लिप्त हो चुकी है और जगह जगह नशा बिक रहा है। पुलिस के अलावा जिला प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है तथा गरीब बच्चों की शिक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए तथा अभियान चलाया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कृषि भूमि को आवासीय भूमि परिवर्तन से रोका जाए तथा भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। प्रतिनिधिमंडल को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन एवं भरोसा दिया है कि संस्था की मांगों पर उचित कार्रवाई करेंगे और मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे। सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। वेलफेयर एसोसिएशन मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो वर्ष 2001 से लगातार कार्य कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। और इसी संदर्भ में आज हमारे नवनियुक्त मयूर दीक्षित जी जिलाधिकारी ने कार्यभार संभाला है और हम उनको, हमारी टीम ने हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत किया है। उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और ये हम उनसे आशा करते हैं कि हरिद्वार में जो नशा है वो एक अभिशाप बन चुका है। प्रत्येक बच्चा नशे का शिकार हो रहा है और पुलिस इसमें कार्रवाई करती है, लेकिन जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए बहुत आवश्यकता है। और हमें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी ने आश्वासन भी दिया है कि मैं नशे के विरुद्ध जरूर इसमें कार्रवाई करूंगा और जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनके कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तो हम ये आशा करते हैं। आपका अहम मुद्दा था कृषकों की ज़मीनों पर भूमाफियाओं की दृष्टि, इस पर जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, उन्होंने कहा है कि मैंने इस संबंध में संबंधित SDM साहब को आदेश दिया है और जो कृषि भूमि है उसको कृषि होने से रोका जाएगा। इस संबंध में भी ध्यान दिया जाएगा और पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, जल की रक्षा की जाएगी। इस संबंध में अभियान चलाया जाएगा और एक नैतिक कर्तव्य भी हमारा सभी का बनता है कि हम पर्यावरण पर भी ध्यान दें। और ये जो कृषि भूमि है जो आवासीय भूमि में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, मैं ये समझता हूँ। धन्यवाद। देखिए, अभी द ह्यूमन राइट वेलफेयर एसोसिएशन इनके प्रतिनिधिगणों के द्वारा अभी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि जो बढ़ती नशाखोरी है उसके बारे में सख्त कार्रवाई की जाए,
जो निर्धन बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस बारे में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। निश्चित तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और आगे भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो एसोसिएशन है उसके मेंबर्स के साथ भी लगातार वार्ता करेंगे। सर, विशेष मैटर जो है कि किसानों की जो पैतृक संपत्तियां हैं उन पर भूमाफिया कॉलोनी काट रहे हैं, पट्टा होने की गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये भी आपके इस ज्ञापन में शामिल है। इस संबंध में इसमें सभी एसडीएम्स को मैंने पहले दिन ही डायरेक्शन दिए थे कि कोई भी लैंड रिलेटेड मैटर हो उसका पहले स्थलीय प्रॉपर जांच की जाए और जो भी तथ्य हैं सभी के तथ्यों के विचार करने के बाद ही लैंड यूज चेंज का मैटर हो या लैंड खरीदने की कोई परमिशन हो या अगर कोई गलत तरीके से लैंड एक्वायर करता है तो उस पर लीगल कार्रवाई भी हम जरूर करेंगे। थैंक यू। खनन माफियाओं के द्वारा मिली पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। सभी पत्रकार पहुंचे जिलाधिकारी के शरण में। न्याय की गुहार लगाते हुए सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को दिया कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन। मिली जानकारी के मुताबिक गोवर्धन क्षेत्र में मिट्टी खनन का अवैध धंधा अपनी चरम सीमा पर है। बताया जाता है कि मिट्टी खनन का कारोबार भी क्षेत्रीय तहसील के आलाधिकारियों के शहर पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। बीती रात 10 बजे मिट्टी खनन की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के पत्रकारों ने नायब तहसीलदार मीनू राजपूत को दी गई, जिसे मीनू राजपूत ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच रही है, लेकिन वे वहां पर नहीं पहुंचे और पत्रकारों को झूठा आश्वासन देती रही। पत्रकार जब मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो वहां पर गोवर्धन तहसीलदार की टीम मौके पर नहीं थी। खनन माफिया है इस बात से नाराज होकर पत्रकारों से गाड़ियों की चाबी निकालकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। बड़ी मुश्किल से खनन माफियाओं ने चाबी दे दी है, लेकिन जान से मारने की धमकियां बराबर दे रहे हैं। बीते दिवस क्षेत्रीय पत्रकार प्रेम सौरभ पत्रकार, अरुण पत्रकार सहित कई पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर खनन माफिया नीरज महिपाल तथा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। तुम्हारा सौरभ कुंतल। कहाँ से आए हो? गोवर्धन तहसील के अंतर्गत गांव। क्या मामला डीएम कार्यालय आए हो? ये सर ऐसा हुआ था कि करीबन 2-3 दिन पहले की घटना है। हम लोगों को एक सूचना थी कि अवैध मिट्टी का खनन होना है गांव नगला चिंता में। तो हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय अधिकारी एसडीएम मैडम को फ़ोन किया। उनका फ़ोन उस समय बंद था, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने नायब तहसीलदार मैडम को सूचना किया। सूचना करते ही मैडम बोली मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मैडम पूछा मैडम कहाँ मंगोरा पहुंच रहे हो? हाँ मैं मंगोरा पहुंच रही हूँ। और उसके बाद में मैडम को दोबारा कॉल किया गया 15 मिनट के बाद में, तो मैडम कह रही थी मैं 5 मिनट में बस मौके पे पहुंच गई। उसके बाद में आपको कैसे सूचना पड़ी कि मिट्टी खनन हो रहा है यहाँ पे? हमारे मुखबिर लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में मुखबिर के द्वारा ही काम चलते हैं। सारी चीज़ें आपको भी पता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं और हम भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं। और जितने भी अधिकारी हैं उन सबके मुखबिर होते हैं जो कि सूचना देते हैं। अब आप चाह क्या रहे हैं? अभी ये है कि हमारे जो धमकियाँ मिल रही हैं वो किसके द्वारा मिल रही हैं, माफिया किसकी सपोर्ट के आड़े में दे रहे हैं। कौन है, क्या नंबर है, किसका कोई धमकी, कौन धमकी दे रहा है, कुछ पता है किसकी? नीरज है, माफिया है, खनन माफिया। नीरज सोन गाँव का रहने वाला है। ऊपर से एक महिपाल है जो कि गाँव नंगला चिंता के रहने वाले हैं। ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने हमारी गाड़ी का ओवरटेक किया, वहाँ गाली गलौज भी की है, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अरुण जी के साथ में गाली गलौजों का भी इस्तेमाल किया है, जाति सूचक शब्दों का। और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन में हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। जब डीएम साहब से मिले? मिले, डीएम साहब से मिले। क्या शासन दिया हमने? डीएम साहब ने ये बोला कार्रवाई करेंगे। ठीक, आपके पास आए, क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या ये लेकर आए हैं कि हमारे पास एक मिट्टी चलने की सूचना थी और उस समय मिट्टी चलने की सूचना थी, तो हमने मतलब कहा है हमारे गोवर्धन क्षेत्र की नायब तहसीलदार को हमने सूचना दी। तो उन्होंने मतलब कहा है पहले कॉल पे कहा था कि हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं और दूसरे कॉल पे कहा था कि हम मतलब कहा है 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और तीसरे कॉल पे ये कहा था कि हम लोकेशन पर पहुंच गए। तो इस वजह से हम लोकेशन पर पहुंचने के कारण, हम पत्रकार होने के कारण, तो हमारे अधिकारी पहुंचने के कारण हम मतलब लोकेशन पर पहुंचे तो हमारे अधिकारी गण वहाँ नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये हुआ कि चलो हमारे अधिकारीगण नहीं पहुँचे तो हम गाड़ी हमारी निकल के जा रही थी पत्रकार टीमों की, तो वहाँ एक नीरज नाम का माफिया बोलेरो गाड़ी बिगर नंबर प्लेट की ओवरटेक करके हमारे आगे लगा देता है और कंटिन्यू दिन रोज़ हमारे घर पर जाकर के धमकी देता है और फ़ोन पर भी धमकी दे रहा है। वो क्या धमकी दे रहा है, किस बात के ऊपर लेके धमकी दे रहा है, क्या मामला पूरा ये बताएं? मिट्टी को लेकर के। क्या मामला? माने कि आप मतलब क्या हमारी अधिकारियों से शिकायत क्यों कर रहे हो? मिट्टी का क्या अवैध सब? हाँ, मिट्टी खनन अवैध चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं?
हमें ये चाहते हैं कि हमारे पत्रकारों को सुरक्षा की जाए और मिट्टी खनन को बंद किया जाए। अच्छा, आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या शासन दिया आपको? डीएम साहब से मिले हम, डीएम साहब से जो हमारे डीएम साहब के जो पीए बैठे थे, उन्होंने मतलब का हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए। उन्होंने कहा कि हम मतलब का देख रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं। आपको धमकी वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी कॉल आ रहे हैं मेरे पास, मगर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या धमकी आ रही है बताएं? यही कह रहा है कि मतलब का आप मुझसे टाइम निकाल के फेस टू फेस मुझसे बात करो। किस बात के लिए बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। कह रहा है 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर गंग नहर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान लक्ष्य क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर सादात निवासी शेखर पुत्र सतीश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक 3 दिन पहले गंग नहर में नहाते समय डूब गया था और वे वही गंग नहर में है जिसमें युवक लापता हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के वक्त वहां 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश। टीम एसबी न्यूज हरिद्वार से संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यूपी का ग्राफ हर क्षेत्र में बढ़ा है। अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए टैक्स को बढ़ाया दिया गया है। देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कर्ज दिया और ब्याज सहित समय पर कर्ज को वापस भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे लाई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश के विकास का दर 11.6% पहुंच गई है। इसके अलावा निर्यात भी 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी 2 गुनी से ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र सरकार से पिछला वर्ष के मुकाबले 20.4% दर से टैक्स मांगा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश को मजबूत वित्तीय प्रबंधन इस बात से बेहतर माना जाता है जिसका रेवेन्यू ज्यादा हो और खर्च कम हो। वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 53,701 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया था, जबकि प्रदेश का कुल रेवेन्यू खर्च 1,12,000 करोड़ रुपए है। पूरे देश में अति गरीब लोगों की संख्या तेजी से कम हुई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश गरीबी कम होने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है लोगों के लिए अगर बताते चले जहां पर रोजगार पैदा की है और संपत्तियों का सृजन किया। इसके अलावा जो है एमएसएमई को प्रोत्साहित किया और ओपी को भी बढ़ावा दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विकास के लिए प्रदेश की सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार 53,700 करोड़ से ज्यादा जो है ब्याज देता है और उक्त पर जो है कर्ज भी छुपा देता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर विकास करना है तो कर्ज लेकर रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इसकी अदायगी हम सड़कें बनाकर पुल बनाकर पूरी करते। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रेवेन्यू प्लस स्टेट है और सरकार ने खर्च के बाद भी रेवेन्यू का 53,000 करोड़ रुपए बचाया है। लोगों के प्रति व्यक्ति की आय जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ा, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज उत्तर प्रदेश कर रहा है। हमारा ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अब उसमें नई चीज़ें भी जुड़ने जा रही हैं। इसके साथ MSME को हमने तरक्की दी है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का लोन आज उत्तर प्रदेश युवा विकास अभियान के तहत दिया जा रहा है कि बिना ब्याज के 4 साल तक उस पर कोई ब्याज नहीं पड़ेगा और 10% मार्जिन मनी भी दिया जाएगा जो लोग उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करें। और ऐसे पिछले यानी कि जनवरी 2025 से योजना लागू हुई, उसमें जो पिछले साल के बच गए थे वो भी इसमें शामिल करके 2025-26 में हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए तक का, कि जो लोग हुनर तो जानते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं, ऐसे लोगों को न गारंटी चाहिए न ब्याज देना और 10% मार्जिन मनी भी देना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25% तक की सब्सिडी अभी तक दी जा रही है। तो ये हर तरह से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया और उसी आधार के ऊपर नीति आयोग का आंकड़ा है ये कि 6,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आप एक आंकड़ा देखिए सर कि जो उभरते हुए देश हैं, घरेलू कर्ज की बात करें, जो उभरते हुए देश हैं उन देशों के मुकाबले 7% जो हमारा कर्ज का वो कम हुआ है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है आज? उत्तर प्रदेश 53,700 करोड़ रुपए का हम ब्याज देते हैं इस साल। अर्थात अगर डेवलपमेंट के लिए चाहिए पैसा तो हमको ब्याज कर्जा लेना पड़ता है।
हमने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रखी है। अब ये अगर कर्जा नहीं लेते तो ये एक्सप्रेस वे कैसे बन पाता? कर्जा लेंगे, टोल टैक्स से उसको अदा करेंगे, जो हमारे पुल है उससे अदा करेंगे। इसलिए कर्जा लेकर अगर जिसके पास बांटने की क्षमता है ब्याज सहित, उसको कर्जा लेने में खराब नहीं है। आज बड़े देश तरक्की पे इसीलिए पहुँचे कि इन्होंने बड़े से बड़ा रिस्क भी लिया और कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर 1,12,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अर्थात कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे संपत्तियों का सृजन, नई संपत्ति सृजित करते हैं और उससे रोजगार सृजित होता है, उसमें हर तरह से लोगों को काम मिलता है। इसलिए जो बजट अच्छा माना जाता है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, हम 53,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब ये होता है कि जो भी रेवेन्यू हमको मिलता है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कुछ करते हैं उस पर हम 53,000 करोड़ रुपए बचाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। हम विदिन जो उनकी केंद्र की योजना है FRBM लिमिट के अंतर्गत, उसके अंदर हैं। हमारी लिमिट 3 थी, हम 2.40 पर हैं। अर्थात जो भी हमने कर्जा लिया समय रहते हुए ब्याज से चुकाया, उसका मतलब ये होगा। धन्यवाद। एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को अपने इशारों पर चलाने के आरोप लग रहे हैं और अब इस बहस में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी उलझ गई है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने बीजेपी समेत फडणवीस सरकार को निशाने पर ले लिया। राउत ने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग ने अपने चेहरे से धूल पोंछने और अपनी कार्य प्रणाली के बारे में संदेह दूर करने का ठेका भाजपा को दे दिया है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे हैं, भाजपा से नहीं। देवेंद्र फडणवीस को जवाब क्यों देना चाहिए? दरअसल चुनाव आयोग को लेकर ये बहस महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में धांधली पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद से शुरू हुई है। जहां विपक्षी दलों ने राहुल का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। उन्होंने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करने का आरोप लगा दिया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जनता के जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं और हार के लिए दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, जिस पर अब संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि इस लेख में कांग्रेस सांसद ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मैच फिक्सिंग और धांधली का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी के लेख ने दुनिया के उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए राहुल गांधी के इस लेख ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को ही गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब ऐसे में सबकी नजरें बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। इंदौर की सोनम जो 24 मई को अचानक मेघालय से लापता हुई, वो